अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, मोमेंटम के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे कि अभी हमने फर्स्ट लॉ के अंदर ये पढ़ा था कि जब बॉडी पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो हो जाएंगी, तो उस केस में बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, है ना। तो ये एक जनरल सिचुएशन है। तो हम अब सेकंड लॉ के केस में क्या पढ़ते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका रिलेशन निकालते हैं एक्सेलरेशन के साथ, कि जब बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही होंगी या फिर अप्लाई हो रही होंगी। क्योंकि फर्स्ट केस में तो हमने ये माना था ना कि बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। सेकंड केस में हम ये मान रहे हैं कि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है और कुछ वो बॉडी एक्सेलरेट भी कर रही है। तो अब हम उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको किस तरीके से समझते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पर हम इसको समझेंगे। पहले इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम भी अप्लाई हो रहा होगा। तो अब अगर मान लो मैं एक केस ले लेता हूँ, उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो स्टोन है। एक स्टोन लाइट है, ये लाइट स्टोन है, और ये हैवी स्टोन है। तो मैंने इनको क्या किया, एक बिल्डिंग से नीचे छोड़ा। ये बिल्डिंग की हाइट थी कुछ, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। तो अगर वो इंसान को कैच करना होगा किसी स्टोन को, तो ऑब्वियसली वो लाइट स्टोन को कैच करेगा ताकि उसे हल्का लगे, है ना। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ द बॉडी है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हम किसी भी फोर्स को स्टडी करते हैं। क्योंकि जब ये लाइट मास का ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो किसी फोर्स के साथ अप्लाई करेगा, तो ऑब्वियसली जो इसके हाथ इसको कैच करेंगे यहाँ पे, तो ये चाहेगा कि वो लाइट ऑब्जेक्ट को कैच करे। तो मास एक क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी तरीके से मान लो अगर मैं ले लेता हूँ एक गन। ये गन क्या है, जब इसमें से बुलेट यहाँ पे इस तरीके से निकलेगी, तो बुलेट जब इस यहाँ से निकल रही होगी तो वो उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि अगर कोई ह्यूमन की टिश्यू भी है तो उसे वो फाड़ सकती है आराम से। तो वो एक पैरामीटर हम ले सकते हैं कि स्पीड का, कि स्पीड भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं। तो फोर्सेस को डिटरमाइन करने के लिए मास और वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर हम यहाँ पर एक और केस ले लें कि लेट से अब एक क्रिकेट बॉल है, उसे कोई प्लेयर यहाँ पे कैच कर रहा है इस तरीके से। तो ऑब्वियसली जब आपने नोटिस किया होगा कि जब वो कैच करता है तो अपने हाथ कुछ पीछे लेकर के जाता है, ताकि जो इतनी तेज स्पीड से जो बॉल आ रही है तो वो उसे आराम से कैच कर सके। यानी कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कुछ मास था इस बॉल का, कुछ तेज, बहुत ज़्यादा तेज वेलोसिटी थी, उसे वो धीरे धीरे उस वेलोसिटी को जीरो पे लेके आ गया, मास यहाँ पे, और वेलोसिटी हो गई यहाँ पे इस केस में जीरो क्योंकि बॉल रुक चुकी है। तो उसने क्या किया कि उस मोमेंटम को, जिस मोमेंटम के साथ बॉल आ रही थी, उसको वो जीरो करा कुछ फोर्स अप्लाई करके। अगर मान लो कि हाथ इस यहीं पे होते और वो नीचे नहीं लाता तो बहुत तेज इम्पैक्ट पड़ता, मतलब बहुत तेज प्रेशर पड़ता जिसकी वजह से उसको चोट भी लग सकती थी। लेकिन उसके इफेक्ट को, उस फोर्स के इफेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पर मोमेंटम को उसने चेंज कर दिया। यानी पहले मोमेंटम mv था, बाद में मोमेंटम जीरो हो गया। तो फोर्स को उसने बदलने के लिए क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किया। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। सो ग्रेटर द, अब हम क्या करते हैं, एक और केस ले लेते हैं। उस केस में कि हम क्या कर रहे हैं कि एक गर्ल है, उसने हाथ से अपने स्ट्रिंग में एक मास पकड़ा हुआ है, कोई स्टोन है, वो इसको इस तरीके से घुमा रही है। ठीक है, तो अब वो जब वो घुमा रही है तो इस केस में क्या हो रहा है, मोमेंटम तो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि मोमेंटम को हम चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पे भी कुछ mv मोमेंटम है, उसकी डायरेक्शन कुछ यहाँ पे है, और इस केस में भी यहाँ पर mv मोमेंटम है, इसकी डायरेक्शन कुछ यहाँ पे है, क्योंकि वेलोसिटी हम कांस्टेंट रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि मोमेंटम की अब डायरेक्शन चेंज हो रही है। और हमने पढ़ा था कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो वहाँ पे फैक्टर होता है एक्सेलरेशन का। तो जितनी तेजी से, जितनी फोर्स से अब ये यहाँ पे इसको घुमा रही होगी स्ट्रिंग को, उतना ही वहाँ पे मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो यहाँ से भी हम ये लिख सकते हैं कि जितना तेजी से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज हो रहा है उतनी ही वहाँ पे ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर भी यही लाइन लिख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे ही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन निकल करके आता है। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी,
rate of change of momentum of body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स एक्ट हो रही होगी, फोर्स अप्लाई हो रही होगी, उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी वहीं पर लगेगा। तो यहाँ से ये मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स है ये चेंज ऑफ मोमेंटम है जिसे हमने डेल्टा पी लिख दिया, और ये है डेल्टा टी चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, रेट का क्या मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो यानी कि फोर्स क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, लेट से के, ये हो गया डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू के इनटू डेल्टा ऑफ पी को लिख देंगे मास इनटू वेलोसिटी, और नीचे आ जाएगा डेल्टा टी यानी कि टाइम टी। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कि हमने ये भी पढ़ा है कि मास एक कांस्टेंट टर्म है, तो फोर्स इक्वल टू के बाहर लिया है, एम बाहर लिया है, यहाँ हो गया डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इस तरीके से हो गया ये। फिर अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ कि लेट से अभी जो के कांस्टेंट हमने डिटरमाइन किया था, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 1 के इक्वल। लेट से सपोज इजी करने के लिए इस चीज को, वो तो कुछ भी हो सकती है लेकिन हम इसे 1 मानकर चलते हैं, और 1 मानकर ही हम सारी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा m डॉट डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हो जाएगा मेरे पास एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो गया मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास रिलेशन आया था, और इसी को ही हम बोलते हैं सेकंड लॉ का रिलेशन। लॉ तो ऊपर ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसी से ही हमने ये इक्वेशन डेराइव करी है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू वेलोसिटी, और एम कांस्टेंट बाहर आ गया, और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी मेरा एक्सेलरेशन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये एक रिलेशन आ गया फोर्स इक्वल टू एम में, इसको हम मोस्टली इस चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी एसआई यूनिट्स भी हम यहाँ से आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं कि एसआई यूनिट्स के केस में जो मास होता है अपना वो तो हो जाएगा केजी में, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएंगी इसकी एसआई यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसे सिंपल न्यूटन भी बोल सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि 1 न्यूटन कितना होता है, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर मैं 1 kg बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से ड्राइव कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो फोर्स होती है हमारी 1 न्यूटन। तो इससे हम अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि ये यहाँ पर यूनिट्स लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो ये सेकंड लॉ में भी ऑब्वियसली निकल कर आ ही रहा है। सेकंड लॉ था जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे हमारी फोर्स 0 हो जाएगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारी 0 हो जाएगी। तो ये जो सेकंड लॉ है ये फर्स्ट लॉ को सपोर्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि अब जैसे हमने एक्स डायरेक्शन के लिए पढ़ा, वाई डायरेक्शन के लिए पढ़ा, जेड डायरेक्शन के लिए पढ़ते थे, तो उसी तरीके से फोर्सेस भी एक्स के लिए अलग हो सकती है। जैसे कि ये हो जाएगी डी पी एक्स बाई डी टी, यानी मोमेंटम चेंज इन एक्स डायरेक्शन। इसे हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो जाएगी डी पी वाई ओवर डी टी, यानी ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। और इसी तरीके से फोर्स जो हो जाएगी जेड में, वो हो जाएगी डी पी जेड ओवर डी टी, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। और फिर हम जब यहाँ से फोर्सेस निकाल लेंगे तीनों अलग अलग डायरेक्शंस की, फिर उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, वो हमारी फोर्स आ जाएगी, और टेन थीटा से हम इजीली एंगल वहाँ पे निकाल सकते हैं। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि ये जो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सब एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं। ये जितनी भी स्टडी हुई है ये सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए हो रही है। ये यहाँ पर सेकंड पॉइंट था, ये यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सिंगल पॉइंट पार्टिकल से क्या मतलब है, यानी कि अब मैं लेट से एक ह्यूमन को ही कंसिडर कर लूँ, तो मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि ह्यूमन की भाई इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ वो ले रहा है और इतना उसका मास हो गया। ऑब्वियसली फिर मैं क्या करूँगा, उसको जब एक पॉइंट पार्टिकल की तरह कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं उसकी लेंथ को नेग्लिजिबल मानूंगा और मास उसका एम ही मानूंगा। बस ये होता है पॉइंट पार्टिकल का मतलब। फोर्थ पॉइंट जो हम इसमें देखते हैं वो ये देखते हैं कि
मेरा इसमें किसी चीज से रिश्ता या नाता नहीं होना चाहिए जो मेरी पुरानी हिस्ट्री है मोशन की। यानी कि अगर मैं देखूं फोर्थ पॉइंट में कि अब मेरी कोई ह्यूमन बॉडी है, अब वो मान लो ये इंडिया का अगर मैप है इस तरीके से कुछ, तो अब इंडिया के मैप में वो मान लो पहले यहाँ पे था, यहाँ से वो यहाँ गया, और फिर वो इधर से दिल्ली आता है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो बेंगलोर से गुजरात की तरफ गया, तो फिर वो गुजरात से दिल्ली की तरफ वो आ रहा है। तो अब वो चाहे, और मुझे निकालनी है फोर्स इस डायरेक्शन में कि वही वो कितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो अब मैं ये नहीं कंसिडर करूंगा उस केस में कि अब वो उसने इस मोशन में क्या किया, मैं बस उस समय से उस समय तक के लिए मोशन कंसिडर करूंगा। तो हिस्ट्री में उसने कितना भी मोशन में ट्रेवल किया हो उस पार्टिकल में, तो मैं उस केस को स्टडी नहीं करूंगा। फोर्थ पॉइंट होता है मेरा ये। तो ये हमने कुछ वो होती हैं एजम्पशंस, या बोलें कि कुछ चीज़ें हमें माननी पड़ती हैं सेकंड लॉ के केस में, और इसी तरीके से हम जो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। ऐसी की चीज़ें हैं, इनमें कोई नोट डाउन तो करना नहीं है, बस याद रखनी है आप लोगों को। जब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं।